हेलो बच्चों, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट। सो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन बचा है। ठीक है, सो आई विल ट्राई एंड कवर वट एवर कपल ऑफ टॉपिक्स आर लेफ्ट। सो सबसे पहले बच्चों, हमारा जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कॉम्पोनेंट्स ऑफ NFIA डिस्कस करना रह गया था। सो आई विल डू दिस एज द फर्स्ट थिंग बिफोर आई मूव टू दैट लास्ट टू टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 4। ठीक है। इसमें अब आपको ये पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा था, जब इनकम मेथड करेंगे उसके बाद आपको इसके कंपोनेंट समझ आ जाएंगे। सो यू विल बी बेटर प्लेस टू अंडरस्टैंड दिस इंस्टेड ऑफ कि हम चैप्टर 2 में इसको जब करते हैं। ठीक है। तो अब इसके एक बार कंपोनेंट्स देख लेते हैं, और यहाँ पे ये मार्क करना, ये कई बार 3 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन इस पे आ जाता है। ठीक है, बिकॉज कंपोनेंट्स ऑफ NFI आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यू हैव 3 पॉइंट्स टू दिस। सो 3 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बन सकता है। ठीक है। तो अब NFI याद करो, क्या पढ़ा था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज नथिंग बट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम पढ़ चुके हो इनकम मेथड में। ठीक है, तो याद रखो अपनी वो फैक्टर इनकम। तो COE था हमारा, ऑपरेटिंग सरप्लस के हिस्से थे। ठीक है, और मिक्स इनकम थी। क्योंकि अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल सेक्टर से डील करें, वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर अर्निंग से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा, तो मिक्स्ड इनकम का स्कोप नहीं रहता। ठीक है, तो वो हमारा इंटरनली होता है। सो प्राइमरली we'll be somewhere juggling between the COE and ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक, तो पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। सो व्हाट यू हैव एज अ फर्स्ट पॉइंट इज नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सो जैसे हमने बात की, COE जो हमने बाहर से कमाया, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट हियर, नेट यहाँ पे क्यों आ गया? बिकॉज जो हम COE बाहर से कमा रहे हैं माइनस जो बाहर वालों को पे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देखो, देन आई गिव यू अगेन द एग्जांपल। सो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क received by the resident workers या residents living or employed abroad, very importantly for less than 1 year। लेस देन 1 ईयर बाहर से कमा के लाए हैं तभी तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, और इसीलिए उनकी नेशनल इनकम, जो उनकी इनकम है वो हमारी नेशनल इनकम में जुड़ेगी। ठीक है, एंड सिमिलर पेमेंट, सो ये ऐड होगा। सो दिस डिफरेंस बिटवीन दिस एंड पेमेंट, सिमिलर पेमेंट्स मेड टू whom? टू द नॉन रेजिडेंट वर्कर्स staying or employed within the domestic territory, again for less than 1 year। ठीक है, तो COE जो अर्न करी बाहर से माइनस जो बाहर वालों को पे करी। फिर से अगर आपको एग्जांपल दूं, याद करो जो मैंने पहले भी दिया था। अगर मैं अपनी बात करूं, इन एंटायर 12 मंथ्स मैं 10 महीने यहीं पे रह के काम करती हूँ, तो वो जो मेरी 10 महीने की सैलरी है, ठीक है, सो 10 मंथ सैलरी, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई डोमेस्टिक इनकम, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी क्योंकि मैं 10 महीने यहीं पे कमा रही थी। प्लस जो मैंने 2 महीने कमाया, 2 महीने की सैलरी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ किसी भी बाहर के नेशन में जाके मैंने 2 महीने काम किया, वहां से अर्न किया, तो वो सैलरी क्या है? आई एम अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, तो वो 2 महीने की सैलरी कमाई बाहर से, सो दैट इज द COE अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सो अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, और वो किस में जुड़ेगी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। ठीक है, तो 10 महीने की सैलरी एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, 2 मंथ सैलरी विल बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप वी आर क्लियर। सिमिलरली जो फॉरेनर्स ने हमारे यहां से कमाया माइनस कर देंगे, बिकॉज वो उनकी नेशनल इनकम में जुड़ेगा। ठीक है, तो नेट COE इज वन कॉम्पोनेंट ऑफ योर NFIA, राइट? सेकेंड, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। याद करो बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस में पढ़ चुके हो, है ना? सो ऑपरेटिंग सरप्लस में हम यही दो चीजें बोलते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी में दो चीजें बोली थी, याद करो क्या था? रेंट और इंटरेस्ट, राइट? सो सिमिलर थिंग कम्स ओवर हियर। सो यहाँ पे पहले मीनिंग देख लेते हैं। डिफरेंस दो चीजों में आएगा, जो हमने बाहर से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप कमाया है, और सिमिलर पेमेंट जो बाहर वालों को करी है, राइट? So refers to the difference between income from property and entrepreneurship in the form of rent, interest and dividend। यहाँ पे entrepreneurship में dividend क्यों बोला है? I'll just clarify that। Received by the residents of the country and similar payments made to the non-residents। ठीक है, जो बाहर से रिसीव किया माइनस जो बाहर वालों को पे किया। रेंट और इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ।
अगर मैं कहूँ कोई इंडिया का रेजिडेंट है और उसका घर है से लंदन में, ठीक है, आई रिपीट, आई सेड कोई इंडिया का रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट यहीं पे रह रहा है, उसका एक घर है लंदन में जो उसने रेंट पे दे रखा है, ठीक है, तो उसको उस घर से, अब वो घर कहाँ है, लंदन में है, उस घर से उसको किराया मिलता है, ठीक है, तो वो जो रेंटल इनकम उसको मिल रही है, वो घर इंडिया का हिस्सा नहीं है तो यहाँ की डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेगा। पर जिसका घर है वो नॉर्मल रेजिडेंट है, तो उसकी जो रेंटल इनकम उस घर से उसको हो रही है, वो कहाँ जुड़ेगी, हमारी नेशनल इनकम में। तो वो किसका पार्ट है, दैट इज अ रेंटल इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड एज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं हमने कैपिटल यहां ना किसी को उधार पे देके हमने बाहर दे रखी है, राइट, उस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो क्या है, दैट इज अगेन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब आते हैं डिविडेंड पे। ऑन्टरप्रेन्योरशिप के लिए बच्चों याद करो, मिलता है प्रॉफिट, प्रॉफिट के होते हैं तीन हिस्से, टैक्स तो हमने वहां की गवर्नमेंट को चुका दिया, टैक्स वहां चला गया, ठीक है, वापस क्या बचा, एक है डिविडेंड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, और दूसरा हमारा है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तीसरा पॉइंट करके आएगा। डिविडेंड, अब मैं कहूँ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट से फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, राइट, आई एम अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मैं यहीं पे रहती हूँ, पर मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, एज इन लाइक आई हैव बॉट शेयर्स फ्रॉम से अ फॉरेन स्टॉक मार्केट, राइट, तो मैंने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और उस शेयर्स पे मेरे को डिविडेंड की कमाई हुई। सो डिविडेंड जो मैंने रिसीव किया, आई हैव रिसीव द डिविडेंड, राइट, एंड आई एम अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री। कहाँ से कमाया है, बाहर की किसी कंपनी के शेयर से कमाया है, तो वो क्या है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, राइट, और प्रिसाइजली दैट इज इनकम फ्रॉम ऑन्टरप्रेन्योरशिप अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो वहां मैं ऑन्टरप्रेन्योरशिप की इनकम इसको क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम अ शेयर होल्डर एंड आई एम द ओनर ऑफ दोज पर्टिकुलर शेयर्स, ठीक है। So I hope you are clear with this. The second component, net income from property and entrepreneurship. So जो रिसीव किया माइनस जो पे किया, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट हमारा आ जाता है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको भी पढ़ चुके हो, रिटेन्ड अर्निंग्स पढ़ी थी, विच इज नथिंग बट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब जो रेजिडेंट कंपनीज जो बाहर हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ जिनका जिनकी पेरेंट कंपनी इधर है, फॉर एग्जांपल इफ आई से रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑफिस बाहर, टाटा का ऑफिस बाहर, राइट, तो हमारी जो कंपनीज हैं उनके जो ऑफिस बाहर हैं, वो उनकी जो सेविंग्स वहां पे हो रही हैं, वो किसको बिलोंग करती है, पेरेंट कंपनी को जो इंडिया में है, राइट। सो वट एवर रिटेन्ड अर्निंग्स, वट एवर देयर सेविंग्स दे आर जनरेटिंग फ्रॉम देयर ऑपरेशंस अब्रॉड, वो एक्चुअली किसको बिलोंग करने हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उनकी जो पेरेंट कंपनी यहाँ पे है, राइट। तो ऐसी सारी रिटेन्ड अर्निंग्स जो सेविंग्स वो कमा रहे हैं बाहर से, उनको हम जोड़ेंगे अपनी नेशनल इनकम में एज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और सिमिलर पेमेंट्स जो फॉरेन कंपनीज यहाँ से कमा रही हैं वो बाहर चला जाएगा, तो हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सो एक बार मीनिंग मार्क करें। सो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन retained earnings of the resident companies located abroad and the retained earnings of non-resident companies located within the domestic territory of the country, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड, टाटा का कोई ऑफिस बाहर है, रिलायंस का कोई ऑफिस बाहर है, जो उनका टैक्स पे करने के बाद, डिविडेंड पे करने के बाद जो उनकी सेविंग्स बच जाती हैं, किसको बिलोंग करती हैं, इन्हीं को बिलोंग करती हैं, तो वो क्या है, दे विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इटसेल्फ एज दिस कॉम्पोनेंट रिटेन्ड अर्निंग्स अंडर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि ऑपरेशन बाहर है उनका, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दीज थ्री कंपोनेंट्स, राइट। तो इनकम मेथड करने के बाद, बिकॉज वी आर वेल वर्स विद सीओई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिटेन अर्निंग्स, दैट वाज द रीजन मैंने आपको कहा था इनकम मेथड के बाद इसको कराऊंगी, बट न्यूमेरिकल्स करने के बाद दैट स्लिप्ड माय माइंड कि हमने इसको भी करना है, सो आई हैव कवर्ड दिस ओवर हियर। आई होप बच्चों वी हैव अंडरस्टूड दिस वन, राइट। सो with this now let us come to the
फोर्थ चैप्टर में हमारे दो आखिरी टॉपिक हैं जो कि 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें देते हैं, ठीक है। सो लेट अस लुक ओवर दैट। So this one, national income at current and constant prices। ठीक है, नेशनल इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। बच्चों यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स हैं, ये मोस्टली 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें से पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स इटसेल्फ, तो एक आधा क्वेश्चन तो इसमें से मान के चलो आता ही आता है। तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, अब ये क्या चीज है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद दिलाऊंगी, आप जो 11th में पढ़ चुके हो इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर जब पढ़ा था तो वहां पे करंट प्राइस आता है जिसको आप P1 पढ़ते थे, एक कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइस आता है जिसको आप P0 पढ़ते थे, या P0 जो भी बोला हो कभी, राइट। सो दिस वन सबस्क्रिप्ट रेफर्स टू करंट ईयर एंड दिस जीरो रेफर्स टू कांस्टेंट या बेस ईयर, एक्चुअली इसको जो बोलते हैं, ठीक है। और बेस ईयर हमारा कौन सा होता है? बेस ईयर वो होता है विच इज फ्री फ्रॉम दी फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस, राइट। तो ऐसा ज्यादा कोई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन वाला साल ना हो। तो अगर मैं कहूँ अब नेशनल इनकम एट करंट प्राइस या कांस्टेंट प्राइस, तो इसका क्या कॉनोटेशन है? सबसे पहले याद करो, ब्रीफ में नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या थी? नेशनल इनकम वाज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो बच्चों अगर मनी वैल्यू बोली, मनी वैल्यू लाने के लिए मेरे को प्राइस भी तो चाहिए, राइट। तो एक जिस साल की मैं बात कर रही हूँ, इस साल की नेशनल इनकम, फॉर एग्जांपल मेरे को 2025-26 की नेशनल इनकम मेजर करनी है, तो मेरे पास जो साल हुआ उसकी क्वांटिटी विल बी Q1, ठीक है। तो ये तो मेरी फिक्स ही रहेगी, कोई Q0 तो हो नहीं जाएगा। जिस साल की नेशनल इनकम मैं मेजर कर रही हूँ वो मेरा करंट ईयर है, और करंट ईयर की जो मेरी क्वांटिटी है वो Q1 ही रहेगी, ठीक है। सो दिस इज माय करंट ईयर क्वांटिटी विच आई हैव टू measure the money value of that। तो मनी वैल्यू लाने के लिए, उसकी वैल्यूएशन के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं Q1 को मेजर करूं P1 पे, या मैं उसको मेजर करूं P0 पे। तो अगर मैं करंट ईयर पे मेजर करूं, सो दिस इंप्लाइज एट करंट ईयर इट विल बी P1 इंटू Q1, यही हो जाएगा, ठीक है। तो एक कमोडिटी नहीं है, देर वुड बी एन नंबर ऑफ कमोडिटीज, तो मैं उनको सम करूंगी तो मेरा टोटल वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? सिग्मा P1 Q1। याद करो, ऐसा कुछ इंडेक्स नंबर्स में आपने पढ़ रखा है 11th में ऑलरेडी, राइट। सो दिस इज नथिंग बट नेशनल इनकम एट करंट ईयर वैल्यूएशन, ठीक। बट अगर मैं कहूं, मैं इस Q1 को पुराने प्राइस पे, बेस ईयर प्राइस पे मेजर कर रही हूँ, P0 इंटू Q1, सो सिग्मा P0 Q1। सो दिस इज माई बेस ईयर और कांस्टेंट प्राइस वैल्यूएशन, अगर मैं कहूँ, ठीक है। सो कांस्टेंट प्राइस वैल्यूएशन, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके साथ, इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ डेफिनेशन मार्क करते हैं। सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इट इज अ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, ये तो सेम ही है पुराना हिस्सा, मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर, जो मैंने ये लिखा था, measured at prices of current year। I hope you are clear with this, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, राइट। ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ये भी मार्क करेंगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सारे आएंगे। ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। नॉमिनल जब भी बोल दिया तो यहाँ पे हम मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद करो समथिंग सिमिलर जो आपने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था, दो फ्लोज पढ़े थे, नॉमिनल फ्लो और रियल फ्लो। तो नॉमिनल मतलब मनी टर्म्स में, ठीक है। तो मॉनेटरी, सो नॉमिनल नेशनल इनकम, राइट। एक ये पॉइंट हो गया। तीसरा, इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपल सी भाषा में तब होगी जब हमारा क्वांटिटी बढ़ेगा। सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज
माई क्वांटिटी Q1 शुड इंक्रीज। अगर एक्चुअली प्रोडक्शन बढ़ानी है तो क्वांटिटी बढ़ानी है, बट जो हमने नॉमिनल नेशनल इनकम या करंट प्राइस की नेशनल इनकम जो पढ़ी उसको हम मेजर करते हैं P1 Q1, राइट। अगर मैं कहूँ क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं है, प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन है, महंगाई हो रही है इकोनॉमी में, प्राइसेस बढ़ गए, तो सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से ये प्रोडक्ट मेरा इन्फ्लेट हो जाएगा, राइट। सो करंट national income or the national income at current prices will increase. So is that a true indication that we are growing as an economy? Definitely not. ठीक है, तो वही यहाँ पे हम कह रहे हैं does not show the true picture of economic growth of a country as any increase in nominal national income may be due to a rise in the price level without any change in the physical output. तो फिजिकल आउटपुट मेन बढ़ाना हमारा टारगेट है, गोल है, बट नॉमिनल नेशनल इनकम सिर्फ पी बढ़ने की वजह से हो सकती है। दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दिस इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये पॉइंट दोबारा आगे आएगा अगले टॉपिक में, इसलिए याद रखो इसको। सो नाउ having seen national income at current price, we now go to national income at constant prices. पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, टर्मिनोलॉजियां थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। सो डेफिनेशन मार्क करेंगे सबसे पहले, money value of final goods and services produced by normal residents of a country, पुराना हिस्सा same as it is in a year, now measured at the base year price। ठीक है, ये फर्क आ गया यहाँ पे। अब बेस ईयर हमने यहाँ पे बोला, सो ये पॉइंट मार्क करेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। ठीक है, सो इसको नॉमिनल बोला था, जो कांस्टेंट प्राइस पे मेजर कर रहे हैं उसको रियल नेशनल इनकम बोल रहे हैं। याद करो, सर्कुलर फ्लो में पढ़ चुकी हो, रियल फ्लोस, राइट। तो रियल मतलब रियल रेफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और जैसे ही इसको रियल नेशनल इनकम बोला, अब ये इसको मेजर कर रहे हैं, इसको हमने लिखा था सिग्मा P0Q1, राइट। तो प्राइस ऑफ द बेस ईयर, बेस ईयर का प्राइस मेरे करंट ईयर में तो जाके चेंज हो नहीं जाएगा, तो वो हिस्टोरिकल प्राइस है, पहले का प्राइस है, दैट स्टेज कांस्टेंट, राइट। सो ये मेरा जो है रियल नेशनल इनकम, ये तभी बढ़ेगी जब Q1 बढ़ेगा, बिकॉज P1 इज कांस्टेंट, नाम में बोल दिया हमने कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो P0 कांस्टेंट है, तो ये तभी बढ़ेगा जब Q1 बढ़ेगा। सो फॉर दैट रीजन, इफ दिस प्रोडक्ट, राइट, इफ रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेस, दैट इन ट्रू सेंस इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। तो ये एक्चुअल इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और जो हमने नॉमिनल नेशनल इनकम का था वो ट्रू इंडिकेटर नहीं है। ठीक, सो सेकेंड पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एज एनी इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम इज ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट ओनली। सो यहाँ पे पी वेरिएबल आपका कांस्टेंट हो गया, सिर्फ आउटपुट की वजह से बढ़ेगा, बट यहाँ पे आपके दोनों वेरिएबल साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट और अफेक्ट द नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, I hope we are clear with the meaning of nominal and real national income, right? Okay. So now with this, let us move to, now look at this. अब यहाँ आपको ये एक्चुअली याद दिलाएगा, और थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा एक और चीज ऐड कर दूंगी, गिवन इन द नेक्स्ट पेज ऑफ योर इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आपको याद होगा जब इंडेक्स नंबर्स के न्यूमेरिकल्स करते थे बच्चों, तो ये इस तरीके का टेबल दिया होता था। तो यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया, और इस किस्म का क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है। ठीक है, तो वी आर गिवन थ्री कमोडिटीज, व्हीट, क्लॉथ एंड मिल्क, क्वांटिटी प्रोड्यूस पर्टिकुलर ईयर इज गिवन, तो ये हमारा Q1 है, दैट्स द मेन थिंग वी हैव टू सी, राइट। करंट ईयर प्राइस P1 हो गया, बेस ईयर प्राइस P0 हो गया। ठीक, तो मार्केट वैल्यू एट करंट प्राइस पे मतलब P1Q1, ठीक है, बेस ईयर प्राइस पे P0Q1, राइट। हर कमोडिटी की वैल्यूएशन निकाली, इनको जोड़ा, सो दिस इज माय समेशन, राइट। सो ये मेरा क्या है, सिग्मा P1Q1, और ये मेरा क्या है, सिग्मा P0Q1, यही लिखा था ऊपर। ठीक है, तो नाउ व्हाट डू वी सी, अब यहाँ पे देखो, सो सेम क्वांटिटी हम इवेल्युएट कर रहे हैं, क्वांटिटी सेम है ना, पर सिग्मा P1Q1 मेरा बड़ा हुआ है, 20,000 है, और सिग्मा P0Q1 कितना है, कम है, 12,000 है। दैट क्लियरली शोज प्राइसेस हैव गॉन अप, राइट। तो अब यहीं पे आपको याद दिला दूं, तो आप जब इंडेक्स नंबर्स करा था क्या लिखते थे, P01 लिखते थे। ठीक है, P01
यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखते थे, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। करा हुआ है कुछ ऐसा इंडेक्स नंबर्स में, इफ यू रिमेम्बर। तो ये आपने कौन सा करा था अगर याद हो, पास्चेज मेथड, इफ यू रिमेम्बर, राइट। P1 P0 दी करंट ईयर क्वांटिटीज, ठीक है। तो पास्चेज में हम प्रेजेंट ईयर या करंट ईयर क्वांटिटीज लेते थे। तो यहीं पे अगर मैं वैल्यू डाल दूं, सिग्मा P1 Q1 कितना है बच्चों मेरा, 20,000। सिग्मा P0 Q1 कितना है, दिस वॉज अ 12,000, राइट। आई कैन सॉल्व फॉर दिस एंड गेट द आंसर, ठीक है। जो भी आएगा ऑब्वियसली 100 से ज्यादा आएगा, सो दैट विल इंडिकेट एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। जो यहाँ पे मेन मुद्दे की बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये हमारा क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज इंडेक्स नंबर, ठीक है। सो दिस इज माय, और प्रिसाइजली माय प्राइस इंडेक्स नंबर। और इसको वेरी इंपॉर्टेंटली वी कॉल इट एज अ जीडीपी डिफ्लेटर एज वेल, ठीक है। मतलब यहां हमने जीडीपी की टर्म्स में नहीं बोला, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक। तो क्वांटिटी वहां पे अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, जब हम जीडीपी की बात करें फॉर्मूला यही रहेगा। तो प्राइस इंडेक्स नंबर P01 और जीडीपी डिफ्लेटर, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। ऊपर मैंने क्या लिखा है, सिग्मा P1 Q1 विच इज नथिंग बट योर नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, दिस इज नॉमिनल नेशनल इनकम। डिनोमिनेटर क्या है बच्चों मेरा, सिग्मा P0 Q1, तो P0 वाला क्या है मेरा, रियल नेशनल इनकम, राइट। तो यहां पे मेरा क्या फॉर्मूला बन गया, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन रियल नेशनल इनकम इंटू 100, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बनाया, और सेम ही फॉर्मूला मेरा जीडीपी के लिए भी हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूं जीडीपी डिफ्लेटर और द प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, नेशनल इनकम की जगह मैं नॉमिनल जीडीपी लिख देती हूँ, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल नेशनल इनकम की जगह मैं लिख देती हूँ रियल जीडीपी इंटू 100। थोड़ी सी खिचड़ी बन गई बट नॉनदलेस आगे आ जाएगा ये सारा, ठीक है। आई होप वी हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। तो अगर आपको ऐसे वैल्यूज दे दी तो हम क्वेश्चन करके हम सॉल्व कर सकते हैं। करना आपको यही है, फॉर्मूला एक ही है, याद रखना है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, ठीक। तो लेट मी जस्ट वाइप दिस ऑफ एंड शो यू क्या मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ये देखो ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको रीअरेंज कर दो, जस्ट लुक ओवर हियर। यहाँ मैंने जैसे लिखा था करंट प्राइस इंडेक्स इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, बात एक ही है। तो करंट प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, जो कि आपकी नॉमिनल है। सो नॉमिनल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस जो कि नीचे आ जाएगी, तो ये आपकी रियल नेशनल इनकम है इंटू 100, ठीक है। फॉर्मूला यही है, वैल्यू डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन टू अस, राइट। अब आ गया हमारा डिफरेंस। तो इसमें एक क्वेश्चन हमारा यहाँ भी बन सकता है, सो अ डिफरेंस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, ठीक। तो डिफरेंसेस एक बार देख लेते हैं बच्चों सारे। लेट मी शो यू द एंटायर टेबल फॉर दिस। सो कई सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट अस गो थ्रू देम ऑल वंस। सो पहला हमारा मीनिंग ही रहता है हमेशा, डेफिनेशन कर चुके हो, सेम है। सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या पढ़ा हमने, मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट व्हाट, करंट ईयर प्राइसेस, ठीक है। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, सेम थिंग, मेजर्ड एट प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज नॉट अ ट्रू इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, so it's not a good tool for measuring economic growth of a country. National income at constant price is a better tool for measuring the economic growth of a country, ठीक है। कॉजेज ऑफ चेंज, ये हमारा क्या पढ़ा था, P1 Q1, तो ये दोनों की वजह से बदल सकता है, बट ये सिर्फ क्वांटिटी की वजह से बदलेगा, राइट। सो national income at current price is affected by changes in both price and quantity. However, national income at constant price is affected by change in quantity only, ठीक है। कंपैरिजन,
कंपैरिजन करने के लिए कौन सा टूल बेटर रहेगा? क्वांटिटी का हमें कंपैरिजन करना होता है ना एक्चुअली, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है। ठीक है, तो ये करंट प्राइस पे नेशनल इनकम क्योंकि प्राइस से भी अफेक्ट हो रही है, सो दिस इज नॉट अ गुड टूल फॉर कंपैरिजन ऑल्सो। अगर मैं अपनी कंट्री की ही बात करूं ओवर द इयर्स, सो ओवर द इयर्स इन्फ्लेशन बढ़ती है, प्राइसेस ज्यादा होते हैं, तो अगर हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस हमारी बढ़ रही है ओवर द इयर्स, तो क्या हमें खुश हो जाना चाहिए? और शुड वी बी एक्चुअली कंसिडरिंग कि क्वांटिटी बढ़ी तो ही वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट, राइट? सो दैट इज द पॉइंट वी आर नाउ रेफरिंग टू. So national income at current price is not a suitable tool for comparing the national incomes of different years. यही मैंने कहा, over the different years intertemporal comparison जिसको हम बोलते हैं, प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट होगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड टूल टू कंपेयर नेशनल इनकम ओवर डिफरेंट ईयर्स। बट ये वाली जो नेशनल इनकम है, रियल नेशनल इनकम, this becomes a better tool for comparing the national incomes over different years, right? So this is generally used for comparing the national incomes of different years. ठीक है, because ये सिर्फ क्वांटिटी से अफेक्ट होगी। सो दीज वर द फोर मेन पॉइंट्स, ये हमारा थर्ड हो गया था। फिफ्थ वन, कैलकुलेशन, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बार बार आपको बताया। सो ये क्या है? P1 into Q1। ठीक, ये क्या है? P0 into Q1, राइट? सिक्स एंड द लास्ट वन, ऑल्टरनेटिव नेम, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले। सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। ये क्या है? एट कांस्टेंट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल नेशनल। ठीक है, पहले चार पॉइंट्स बच्चों मेन है। पहला पॉइंट हमेशा मीनिंग लिखना, राइट? फर्स्ट फोर पॉइंट्स आर द इंपॉर्टेंट वंस विच यू आइडली शुड बी डूइंग। सो 3 या 4 नंबर का मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, उससे ज्यादा का नहीं। ठीक, I hope you are clear with the difference between national income at current price and constant price. अब ये देखो, यहाँ पे आगे हम नेशनल और रियल, नॉमिनल और रियल नेशनल इनकम पढ़ी, मैंने आपको वहीं पे जीडीपी भी बता दिया था, तो ये वही चीज अब आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन बनता है जो काफी बार बोर्ड में आ जाता है फॉर 3 मार्क्स। सो विच इज बेटर, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी? कौन सा इंडिकेटर इनमें से बेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, राइट? सो नॉमिनल जीडीपी, फिर से अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट वही है, P1 Q1। ठीक है, रियल मतलब P0 Q1, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना? कौन सा बेटर है? रियल वाला। किस सेंस में, उसकी बात हम करते हैं, राइट? सो 3 पॉइंट्स फॉर 3 मार्क्स। फर्स्ट वन, real GDP helps in determining the effect of increased production of goods and services as it is affected by change in physical output only. तो रियल जीडीपी सिर्फ तब बढ़ेगा जब क्वांटिटी बढ़ेगी, ये उसी केस में बढ़ेगा क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है। पर नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ा तो ये हमें नहीं पता ये इसकी वजह से ही बढ़ा है या इसकी वजह से भी बढ़ा है। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, रियल जीडीपी इज एनीवेज बेटर। सो रियल जीडीपी इज बेटर एज कंपेयर टू नॉमिनल बिकॉज it helps in determining the effect of increased production of goods and services, your Q1, as it is affected by change in the physical output only. On the other hand, nominal GDP can increase even without any increase in the physical output as it is affected by change in the prices also. ये P की वजह से भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा, now दूसरा तीसरा point is for the comparisons within country and outside country. Real GDP is a better measure to make periodic comparisons in the physical output of goods and services over different years. यही हमने बात नेशनल इनकम वाले पॉइंट में भी करी थी। अगर मेरे को ओवर द इयर्स कंपेयर करना है, ओवर द इयर्स विद डिफरेंट पासिंग इयर्स, हमें पता है प्राइस लेवल बढ़ रहा है, तो अगर मेरा नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या मैं सेटिस्फाई हो जाऊं? मुझे इससे नहीं पता कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहे हैं या क्वांटिटी की वजह से। सो एक्चुअली इन ट्रू सेंस रियल जीडीपी की ग्रोथ, उसका इंक्रीज ही हमें बताएगा दैट क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। सो फॉर कंपैरिजंस, फॉर कंपेयरिंग your GDP across different years to evaluate economic growth, actually real GDP is a better measure. तो यही हम यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो periodic comparison physical output of goods and services over different years, तो intertemporal comparisons के लिए real GDP is way better, right? Third one,
real GDP facilitates international comparisons of economic performance across the countries. अब अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल वी आर इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग इंडिया एंड चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, और मैं उठा लेती हूँ नॉमिनल जीडीपी। हमारा नॉमिनल जीडीपी उनके नॉमिनल जीडीपी से दैट शोज एन इंक्रीज, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी क्योंकि प्राइसेस से भी अफेक्ट हो रहा है, अब हमारे यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन है, ज्यादा है, सो हमारा नॉमिनल जीडीपी उस वजह से ग्रोथ शो करता है, ठीक है। सो शुड वी बी हैप्पी दैट वी आर फेयरिंग बेटर, वी आर डूइंग बेटर देन द अदर कंट्री? नॉट नेसेसरली। सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू वाइप आउट द इफेक्ट ऑफ प्राइस। तो प्राइस का जो चेंज है उसको हटाने के लिए, उसको निगेट करने के लिए हमें क्या जरूरी है कि हम कांस्टेंट प्राइसेस ही लें। तो तभी इंटरनेशनल कंपैरिजंस के लिए भी व्हाट इज रिक्वायर्ड इज वी लुक फॉर द कंपैरिजंस ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ, राइट। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स international comparisons of economic performance across the countries because we need to eliminate the effect of inflation और से deflation, ठीक है। सो ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बन जाता है कि रियल जीडीपी बेटर है या नॉमिनल बेटर है एंड व्हाई। सो क्लियरली रियल जीडीपी इज बेटर फॉर दीज थ्री रीजंस व्हिच वी हैव डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना। सो हैविंग डन दिस नाउ, अब जो चीज मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ वही यहाँ पे आएगी, ये देखो, ये आपका आ गया इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला। सो जस्ट लुक एट दिस, जीडीपी डिफ्लेटर विच इज योर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी जो ऊपर लिखा था P1Q1 अपॉन रियल जीडीपी P0Q1, राइट। सो दिस वाज माय P1Q1, अगर मैं सिग्मा लिखूं यहाँ पे सिग्मा P1Q1 और रियल जीडीपी मेरा सिग्मा P0Q1 इंटू 100, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, जीडीपी की टर्म्स में आया तो जीडीपी डाल दिया, उसको जीडीपी डिफ्लेटर बोल दिया, नहीं तो नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन रियल नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट सेम ही है प्राइस इंडेक्स का। डेफिनेशन मार्क कर लेंगे यहाँ पे, वो भी पता होनी चाहिए। सो जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप द जीडीपी। वी आर टॉकिंग अबाउट द change in the prices which are happening, ठीक है। सो फ्रॉम बेस ईयर टू करंट ईयर वही मेजर कर रहे हैं हम यहाँ पे, दैट्स द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे याद करनी पड़ेगी आपको, जीडीपी डिफ्लेटर की डेफिनेशन एंड द फॉर्मूला। मेनी अ टाइम्स इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है, सो वैल्यूज आपको दी हैं, वी हैव थ्री थिंग्स ओवर हियर, दिस वन दीज टू, तो दो चीजें दी हैं, तीसरी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ओवर हियर if nominal GDP is 15,000 and real GDP is 12,000, right? Then your GDP deflator will be equal to, हमेशा याद रखना P1 ऊपर है तो नॉमिनल ऊपर है, ठीक है। तो 15,000 अपॉन 12,000 इंटू 100, सॉल्व फॉर इट, यू गेट 125, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जीडीपी डिफ्लेटर इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट फॉर से 3 मार्क। अब लास्ट हमारा, आप कहोगे फिर से इंपॉर्टेंट मैम कह रही है, बट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें बता दूंगी 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सिर्फ पढ़ने सारे ही पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में है। पर जो 5 पॉइंट्स आपके सामने आगे दे रखे हैं उसमें से 2 पॉइंट्स अकेले 3 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो जीडीपी एंड वेलफेयर, दिस इज ऑल्सो अ 3 मार्कर कॉन्सेप्ट, राइट। तो 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से मोस्ट लाइकली बनता है। तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वेलफेयर, ठीक, और जीडीपी इनका क्या कनेक्शन है, एज इन इज जीडीपी अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? तो जीडीपी जब बढ़ता है, हम कहते हैं जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। सो क्या ये हमेशा इंक्रीज इन वेलफेयर भी इंडिकेट करेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, आपके मतलब की बात करूंगी, अगर मैं कहती हूँ आपको कि आपको स्मार्टफोन से ऑलरेडी है, यू नीड टू प्ले गेम्स, राइट, यू नीड लेजर टाइम, आपको अनवाइंड करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए आपको गेम खेलनी है, ठीक है, या कुछ इंटरेस्टिंग करना है, तो उससे आपका वेलफेयर बढ़ेगा। बट क्या अगर आप मोबाइल पे गेम खेलते हो या कहीं घूमने चले जाते हो या कोई हॉबी परस्यू करते हो, तो उससे जीडीपी बढ़ेगा? डेफिनेटली नहीं, बिकॉज प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो
दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इवेल्युएट ओवर हियर, एंड वी आर ट्राइंग टू से कि जीडीपी बढ़ने के साथ जरूरी नहीं है हमेशा के वेलफेयर भी बढ़े। ठीक है। और कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे जिसकी मैंने बात की, लेजर टाइम एक्टिविटीज, जिनको हम इवेल्युएट ही नहीं कर सकते, तो वो वेलफेयर बढ़ाती हैं पर जीडीपी इंक्रीज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो उसमें काउंट ही नहीं होती। राइट। सो वी आर ट्राइंग टू इवेल्युएट हियर जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। राइट। सो लेट अस रीड थ्रू। So GDP is often considered as an index of welfare of the people. Welfare means sense of material well-being among the people. It depends upon greater per head, which is per capita availability of goods and services. So higher GDP is generally taken as a greater welfare of people. However, this generalization may not be correct due to the following limitations. तो जीडीपी को क्योंकि जीडीपी क्या दिखाता है, हायर प्रोडक्शन दिखाता है, तो इसलिए उसको ले लिया जाता है एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, बट वो ठीक या ट्रू इंडिकेटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी लिमिटेशंस हैं, और वही लिमिटेशंस हमने पढ़नी। ठीक है। सो पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। नाम से क्या पता चल रहा है? जीडीपी अगर मैं कहूं बढ़ गया, वी हैव हैड इकोनॉमिक ग्रोथ, आवर जीडीपी हैज गॉन अप। बट अगर मैं कहूं वो इक्वली डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक सेक्शन को, जो रिच सेक्शन है उनको ज्यादा मिल जाता है, और जो पुअर सेक्शन है उसको कम मिलता है, तो उनमें जो गैप है, जो उनमें डिवाइड है, वो बढ़ जाएगा। सो इज दैट एन इंक्रीज्ड वेलफेयर फॉर द सोसाइटी? नहीं। राइट। तो रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, तो दैट इज नॉट अ गुड और राइट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। ठीक है। वही पॉइंट है यहाँ पे। सो इट इज पॉसिबल दैट विद द राइज इन जीडीपी, inequalities in the distribution of income may also increase. That is, the gap between the rich and poor increases. GDP does not take into account changes in inequalities, वो तो नहीं बताएगा ये, in the distribution of income. Hence, welfare of the people may not rise as much as the rise in GDP. So in totality हम अगर लोगों की बात कर रहे हैं, तो जिनकी इनकम नहीं बढ़ी उनका तो वेलफेयर नहीं बढ़ा, और वो जीडीपी नहीं दिखाएगा। ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। ये बेसिक था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। राइट। पॉइंट नंबर टू, चेंज इन दी प्राइसेस। अब यहाँ पे जैसी प्राइस बोल दिया, तो कौन सा जीडीपी इन पिक्चर आ गया? नॉमिनल जीडीपी। राइट। सो इफ आई एम सेइंग नॉमिनल जीडीपी हैज गॉन अप, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल कि वो प्राइसेस की वजह से बढ़ा है, और अगर प्राइसेस की वजह से बढ़ा है तो मतलब इन्फ्लेशन है, तो वो तो बिल्कुल ही वेलफेयर नहीं बढ़ाएगी, बल्कि कम कर देगी वेलफेयर। ठीक है। दैट इज द पॉइंट। सो इफ इंक्रीज इन जीडीपी is due to the rise in prices and not due to increase in physical output, then it will not be a reliable index of economic welfare. I hope we agree with this. ठीक है। Now coming over to the third point, non-monetary exchanges. अब ये आ गया हमारा एक अकेला 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको मार्क करना बच्चों। ठीक है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी नाम से क्या पता चल रहा है? जो पैसे के लिए नहीं की गई। इसको हमने नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस करके पढ़ा था, याद करो, वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशंस जब पढ़ी थी। तो ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो काउंट होता है, ये पढ़ा था, बट सर्विसेज नहीं काउंट होती, इफ यू रिमेंबर। राइट। लेट मी रिमाइंड यू। तो वहां पे हमने बात की थी हाउसवाइफ की सर्विसेज, मदर की सर्विसेज, है ना, या अगर आप लेजर टाइम एक्टिविटी, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, आपने मोबाइल पे गेम खेलनी है, वेलफेयर बढ़ेगा, बट जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा वो। ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें जो मार्केट में एंटर नहीं कर रही, बट वो हमारा वेलफेयर बढ़ाती हैं, वो जीडीपी का हिस्सा है ही नहीं। ठीक। सो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, so many activities in an economy are not evaluated in monetary terms. ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं क्या? आर दोज एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी दैट आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, दूसरा नाम है इसका। ठीक है। लाइक सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ और अ मदर, किचन गार्डनिंग, ये हमारे पुराने दोनों एग्जाम्पल्स है। लेजर टाइम एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको बोला, एक्सेट्रा, आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, जीडीपी में नहीं आते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। हाउएवर सच एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है। सो इकोनॉमिक वर्ड हटा देना यहां से।
इन्फ्लुएंस द वेलफेयर, वेलफेयर ये इन्फ्लुएंस करती हैं और आइडियली बढ़ाती हैं, राइट, बट इनकी वैल्यूएशन जीडीपी में नहीं होती बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। आई होप यू आर क्लियर। तो यहाँ पे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन मेरा आ जाता है, यहाँ पे पॉइंट्स गिनो 3। पहला हो गया मीनिंग, ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं क्या, दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, ऑल्सो नोन एज नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन। फिर मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। Then they are not included in GDP due to non-availability of data. This is point number 2, right? Point number 3, however, such activities influence the welfare of the people. ठीक है? I hope you have understood this. ये मैंने आपको बता दिया बार बार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। इसी के साथ आपका एक और किसी पेपर सेटर का फेवरेट वाला 3 नंबर का एक और क्वेश्चन आ गया, विच इज योर एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, एक्सटर्नैलिटीज, ये भी बहुत बार बच्चों 3 नंबर में आता है। अब एक्सटर्नैलिटीज नाम से क्या पता चला, एक्सटर्नल वर्ड यहाँ पे हमें आ रहा है, राइट। सो प्रोडक्शन अगर कोई कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज या वैसे किसी भी एक्टिविटीज इन जनरल अगर बताऊं, यहाँ पे हम जीडीपी की बात कर रहे हैं इसलिए प्रोडक्शन आएगा, बट इफ आई से आई एम डूइंग सर्टेन एक्टिविटी एंड माई एक्टिविटी affects your welfare, say in a positive way or a negative way, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं मैं फ्री हूं और मैं बहुत लाउड म्यूजिक चलाती हूँ, जो मेरा नेबर है वहां पे कोई बेचारा बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे सुपर लाउड म्यूजिक से क्या होगा, उसको बहुत डिस्टरबेंस होगी, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या हो गया, मेरा म्यूजिक मेरे को, दैट्स अ लेजर टाइम एक्टिविटी फॉर मी, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन अ वेरी लाउड वॉइस, बट उसको डिस्टरबेंस हो रही है, तो माई एक्टिविटी इज कॉजिंग अ हार्म टू दैट चाइल्ड, राइट, जिसके लिए वो बेचारा बच्चा मेरे को पेनलाइज नहीं कर सकता अनलेस दैट चाइल्ड फाइल्स अ पुलिस कंप्लेंट। ठीक है, पॉइंट समझ आया। तो हम यहाँ पे इन्हीं किस्म की चीजों की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी उसमें हम बात करेंगे। तो अगर एक किसी की एक्टिविटी की वजह से दूसरे को या तो फायदा हो या नुकसान हो, कोई इफेक्ट हो, जिसके लिए ना उसको पेमेंट हो रही है ना उसको पेनल्टी देनी पड़ रही है, सो ऑल सच एक्टिविटीज आर व्हाट वी कॉल एज एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, तो मीनिंग देखें यहाँ पे पहले, एक्सटर्नैलिटीज डेफिनेशन बुक वाली ही करना बच्चों यहाँ पे। Externalities refer to the benefits or harms of an activity caused by a firm or an individual, ठीक है, फॉर विच दे आर नॉट पेड। बेनिफिट पहले बोला था इसलिए दे आर नॉट पेड, या हार्म भी हो रहा है अगर, और penalized, right? So externalities refer to the benefits or harms of an activity caused by a firm or an individual for which they are not paid or penalized। ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गई। सो एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन द बेनिफिट्स टू अदर्स, जिससे बेनिफिट होगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, जिन एक्टिविटीज से नुकसान होगा विच रिजल्ट इन हार्म टू अदर्स, दे आर टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। नेगेटिव का एग्जांपल मैंने आपको दिया, पॉजिटिव का भी दे देती हूँ। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर के बाहर एक बहुत अच्छा सा से एक ग्रीन बेल्ट बना देती हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, दैट लुक्स नाइस आसपास के लोगों के लिए, दैट्स दैट एज टू एस्थेटिक प्लेजर, दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू लुक एट, राइट। सो वो एक अच्छी चीज मानी जाएगी, उससे बेनिफिट अगर उनको हो रहा है, अच्छा लग रहा है देख के, सो दैट्स अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। किया किसने, मैंने किया, और उनको उससे फायदा हो रहा है। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखें, दो हमारी एक्सटर्नैलिटीज आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल एंड इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, पहले चलो नेगेटिव देख लो। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स, कोई इंडस्ट्री है, कोई फर्म है, आसपास वो पोल्यूशन कॉज कर रही है, दैट कैन बी से नॉइज पोल्यूशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, किसी भी किस्म का पोल्यूशन है जो आपके आसपास वो फर्म कर रही है, तो आपके लिए क्या है, दैट्स अ क्लियर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, दैट्स अ हार्म the industry is causing to you for which it is not being penalized, right? Such pollution reduces the welfare through the negative effect on health। नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, आपका वेलफेयर डेफिनेटली कम हो रहा है, बट इसके लिए उनको कोई पेनल्टी नहीं हो रही, तो इसकी जो काउंटिंग है पोल्यूशन से जो इफेक्ट हो रहा है, ये जीडीपी में नहीं जुड़ रहा, जीडीपी में सिर्फ उस फर्म की प्रोडक्शन जुड़ रही है। तो जीडीपी इज इफेक्टिवली
neglecting all the externalities. ठीक है. Example and impact of positive externality. Use of public parks by the people for pleasure for which no payments are made by the public. तो पब्लिक पार्क जो लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, उनको वॉक करने के लिए, जॉग करने के लिए, दैट्स अ गुड प्लेस टू गो, राइट. दे एंजॉय, उनका वेलफेयर बढ़ता है, बट उसके लिए वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं. ठीक है. They are drawing out the benefit and they are not making any payment. So it increases welfare through the positive effect on health. So अच्छा खासा बड़ा पॉइंट है ये आपका 3 नंबर के लिए. एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन, 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों का मीनिंग करेंगे, दोनों का एग्जाम्पल एक एक, और उसका इफेक्ट. तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का पॉजिटिव इफेक्ट है और वेलफेयर बढ़ाता है, बट काउंट नहीं होता जीडीपी में. एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पर्सन, एंड सेम वे नॉट काउंटेड इन द जीडीपी. आई होप वी आर क्लियर विद दिस पॉइंट. एक्सटर्नैलिटी समझ आ गया. ठीक है. ओके. सो लास्ट में आपको यही कह रहे हैं, सच एक्सटर्नल इफेक्ट्स do not form part of the market transactions. So GDP does not take into account the externalities, positive or negative. वो मैंने आपको साथ में बता दिया, साथ में ही लिख सकते हैं. ठीक है. पॉइंट समझ आ गया मेरे ख्याल से बच्चों. तो ये वाले दोनों पॉइंट्स याद रखना. नॉन मॉनेटरी या नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस एंड एक्सटर्नैलिटीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ 3 मार्क का क्वेश्चन बाय देमसेल्व्स, राइट. लास्ट हमारा पॉइंट है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. अब रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का जीडीपी से क्या वास्ता, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है पर कैपिटा या पर हेड अवेलेबिलिटी. ठीक है. तो पर कैपिटा जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, पर हेड क्या हो गया, योर टोटल जीडीपी अपॉन योर पॉपुलेशन. ठीक है. तो अगर मैं कहूं अपनी कंट्री की बात कर लो, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो अगर हम कहें जीडीपी तो हमारा बढ़ा, पर सेम रेट से पॉपुलेशन अगर बढ़ गई, तो दोनों का ग्रोथ रेट अगर सेम है, तो पर कैपिटा जीडीपी क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा. तो पर हेड अवेलेबिलिटी जीडीपी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. सो हम वो देखना चाह रहे हैं कि पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स अगर बढ़ती है तो वेलफेयर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, राइट. So GDP alone, we are saying, does not consider the changes in the population of a country. If rate of population growth is higher than the rate of growth of GDP. अब यहाँ पे तो हमने कहा population growth rate अगर higher हो जाता है as compared to GDP, तो per capita availability कम हो जाएगी ना. Then it will decrease the per capita availability of goods and services, right? Which will clearly affect the welfare negatively, which will adversely affect the welfare of the people. ठीक है. I hope we have understood the 5 points which were the limitations of GDP as an indicator or as an index of welfare. तो welfare show करता है, but these are the limitations. Please remember point number 3, non-monetary transactions and externalities, point number 4. ठीक है. So that was all about the theory बच्चों, जो लास्ट बिट में थी. अब यहाँ पे ये जो लास्ट टॉपिक है ग्रीन जीएनपी, ये आपका सिलेबस में नहीं है. So for that reason I'll not be covering this, right? So this concludes your national income unit from my side. अब यहाँ पे बच्चों सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहूंगी. 4th चैप्टर में ही जहाँ हमने शुरू किया था करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस नेशनल इनकम, इससे ऊपर आपको ये काफी सारे ऐसे वाले एग्जांपल्स दिखेंगे. दे ऑल पर्टेन टू योर थियोरी ओनली. ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम, तो ये वाले जरूर पढ़ना एक बार. ठीक है. सारे के सारे थ्योरी से रिलेट करते हैं. ये यहाँ पे भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आता है. दिस ट्रूली टेस्ट योर नॉलेज कि जो आइटम्स दिए क्या वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी, या नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी. ठीक है. विद द रीजन. सो रिवाइज ऑल द टॉपिक्स वेरी वेरी नाइसली. ठीक है. न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए, थ्योरी हमने कर ली. I will try and cover different types of questions which have been asked from this unit in the previous year, CBSE papers. So उसका मैं एक अलग सेशन रिकॉर्ड करूंगी. Till then, do revise your entire national income unit, which is an important one for 10 marks. And I'll see you in the next session. ठीक है. So thank you so much for